तो दोस्तों 2 दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयव के तरफ से भारत और फ्रांस के साथ साथ ग्रीस को भी धमकी दिया जा रहा है ताकि इन तीनों देशों के द्वारा अर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई ना किया जाए। पर दोस्तों 2 दिन के अंदर अजरबैजान का प्रेसिडेंट इल्हम अलीयव के जो स्वर है वो संपूर्ण रूप से बदल चुका है। धमकी भरा लहजा जो 2 दिन पहले था वो 2 दिन के अंदर माफी मांगने के लहजे में परिवर्तित हो चुका है। और दोस्तों अब एक तरीके से अजरबैजान के द्वारा भारत के सामने माफी मांगा जा रहा है और ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भारत के द्वारा अर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई ना किया जाए और हथियारों के जो सप्लाई था उसे रोक दिया जाए। बेसिकली दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि COP29 जो इवेंट को कुछ दिन पहले बाकू में आयोजित किया गया था उसी इवेंट को एड्रेस करते हुए अजरबैजान के द्वारा अपने आर्क राइवल मतलब अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने को लेकर भारत, फ्रांस और ग्रीस जैसे देशों को धमकी दिया गया। और दोस्तों अजरबैजान के प्रेसिडेंट का कहना था कि इन तीनों देशों के तरफ से अर्मेनिया को जो हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है वो सही नहीं है और इसे रोकने के लिए अजरबैजान के तरफ से अगर कोई भी कदम उठाने का आवश्यकता है तो अजरबैजान वो कदम उठाएगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत, फ्रांस और ग्रीस के तरफ से अर्मेनिया को जब से हथियार सप्लाई करना शुरू किया गया है तब से अजरबैजान का फटा पड़ा हुआ है। हालांकि फ्रांस और ग्रीस के तरफ से इतने बड़े मात्रा में हथियारों का सप्लाई नहीं किया गया है जितना हथियार भारत सप्लाई कर रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के हथियारों के कारण अब अजरबैजान का जो हालत है वो काफी टाइट हो चुका है। और COP29 में एड्रेस करते हुए अजरबैजान के प्रेसिडेंट के तरफ से सिचुएशन को लेके भी अपने बातों को रखा गया। मतलब एक तरीके से उनका कहना यह है कि इस रीजन में अगर इस तरीके से हथियारों का सप्लाई होता है तो रीजन का जो सिचुएशन है वो बिगड़ेगा। हालांकि इससे पहले सिचुएशन को बिगाड़ने का काम अजरबैजान के तरफ से ही किया गया जब अजरबैजान के द्वारा टर्की और पाकिस्तान का मदद लेके अर्मेनिया के ऊपर हमला किया गया था और पीसफुल रीजन को साल 2020 में एक लड़ाई में झोंक दिया गया और अर्मेनिया के क्षेत्र को हथिया लिया गया। और दोस्तों यहाँ तक कि अजरबैजान चुप नहीं रहा बल्कि इसके बाद अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान और टर्की के स्वर में स्वर मिलाते हुए भारत विरोधी बयानबाजी भी शुरू किया गया और लगातार अर्मेनिया के और भी क्षेत्र को हथियाने को लेकर अर्मेनिया को धमकी भी दिया गया। और दोस्तों हर एक देश को अपना सुरक्षा करने का अधिकार है और इसी अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए अर्मेनिया के द्वारा भारत, फ्रांस, ग्रीस जैसे देशों से हथियार खरीदा गया जो कि किसी भी तरीके से अनैतिक तो नहीं है। बेसिकली दोस्तों अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयव का ये भी कहना है कि फॉरेन कंट्रियों का मदद लेते हुए अर्मेनिया के तरफ से लगातार अपने आप को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और उनके तरफ से स्पेसिफिकली भारत, फ्रांस और ग्रीस का नाम लिया गया और उनका ये भी कहना था कि ये फिलहाल उनके देश के नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बना हुआ है जिस कारण की वजह से वो चुप नहीं बैठेंगे और इंतजार नहीं करेंगे। हालांकि अजरबैजान फ्रांस, भारत और ग्रीस के खिलाफ क्या कर सकता है ये पूरा दुनिया को पता है क्योंकि फिलहाल अजरबैजान का ना उस तरीके का औकात है ना ही उसका साथ देने वाला देश मतलब पाकिस्तान और टर्की का उस तरीके का औकात है कि वो भारत, फ्रांस या ग्रीस को किसी भी तरीके से रोक सके। हालांकि दोस्तों जब धमकी कुछ काम नहीं आया तो अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट के तरफ से डायरेक्टली अपने जो मैसेज है या फिर कहे तो अपने जो इनडायरेक्ट माफीनामा है वो अर्मेनिया और अर्मेनिया के साथ साथ अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने वाले देशों को भेजा गया है और बताया जा रहा है कि इसमें हथियारों के सप्लाई को होल्ड करने को लेकर बातों को रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ सकते होंगे कि अजरबैजान का बौखलाहट कहां तक चला गया है। वो इस बात से ही पता चल रहा है कि अजरबैजान अब अर्मेनिया को अपने खुद के मिलिट्री मॉडर्नाइज ना करने को लेके कह रहा है और साथ ही साथ उन देशों को भी कह रहा है कि अर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई ना करे जिनके विरुद्ध कुछ ही दिन पहले अजरबैजान के तरफ से बयानबाजी किया गया था। इवन दोस्तों खाली पाकिस्तान के साथ मिलकर अजरबैजान के तरफ से भारत विरोधी मतलब भारत के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं किया गया बल्कि साथ ही साथ टर्की के साथ मिलकर ग्रीस विरोधी बयानबाजी भी किया गया था। और दोस्तों इसका फल तो अजरबैजान को भुगतना ही था लेकिन जब फल भुगतने का वारी आया तब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अजरबैजान रोना धोना मचा रहा है। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अजरबैजान का इस तरीके का औकात है कि वो भारत को हथियार सप्लाई करने से रोक सके। हालांकि इससे पहले गुटनिरपेक्षता का भी हवाला देते हुए अजरबैजान की तरफ से कई बार भारत के सामने हथियार सप्लाई बंद करने को लेकर बातों को रखा जा चुका है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अजरबैजान का इस तरीके का बात और किसी भी तरीके से भारत को मनवा सकेगा क्योंकि जो करना था वो अजरबैजान के द्वारा किया जा चुका है और अब फल भुगतने का जब वारी आया तो अजरबैजान को फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। दोस्तों भारत की तरफ से अर्मेनिया को जिन हथियारों का सप्लाई किया गया है उनमें कई सारे घातक हथियार है जैसे कि पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ATAGS जैसे ताकतवर तरीन आर्टिलरी, मर्ज जैसे लाइट वेट आर्टिलरी और आकाश जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल। इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ और हथियार जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन और कुछ एमुनिशन का भी सप्लाई भारत की
तरफ से आर्मेनिया को किया गया है और आर्मेनिया भारत से कुछ और हथियार जैसे कि प्रलय जैसे मिसाइल और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल तक को खरीदने को लेके इंटरेस्टेड है और शायद आर्मेनिया आकाश के बाद भारत से MR SAM जैसे और घातक मिसाइलों को भी खरीदे। अब ऐसे में अजरबैजान को यही लग रहा है कि आने वाले समय में अगर कोई लड़ाई होता है तो उसमें नो डाउट उसका हार होगा और नगानो काराबाख का जो क्षेत्र अजरबैजान के द्वारा कब्जा किया गया है उससे उसका कब्जा भी हट जाएगा। पर दोस्तों जब आर्मेनिया के पास कोई हथियार नहीं था और कोई भी देश आर्मेनिया के सपोर्ट में नहीं था तब अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान और टर्की का सपोर्ट लेके आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई लड़के अपने आप को 30 मार्का दिखाया गया। लेकिन अगर अजरबैजान सच में 30 मार्का है तो जब भारत फ्रांस जैसे देश की तरफ से मदद किया जा रहा है और आर्मेनिया के पास हथियार है तो अब लड़ाई लड़ने का भी दम अजरबैजान के अंदर रखना चाहिए। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे अजरबैजान धमकी से माफी मांगने के सिचुएशन में आ गया है तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के द्वारा केवल हथियारों को एक्सपोर्ट ही नहीं किया जा रहा है बल्कि लगातार अपने हथियारों के टेस्टिंग को भी मजबूत किया जा रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि DRDO के तरफ से अपने मिसाइल टेस्टिंग को और मजबूत करने के लिए एक सी बेस्ड लॉन्च पैड को तैयार किया जा रहा है जो कि गेम चेंजिंग के साथ साथ सेफ भी होगा और अधिक फ्लेक्सिबल मिसाइल टेस्टिंग का ऑप्शन भी देगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि DRDO के तरफ से डेवलप किया गया नए मिसाइलों का टेस्टिंग ज्यादातर ओडिशा के कोस्ट में स्थित चांदीपुर के टेस्ट रेंज मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में ही किया जाता है। लेकिन अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस तरीके के मिसाइलों के टेस्ट को और फ्लेक्सिबल और सेफ बनाने के लिए DRDO के तरफ से जल्द ही एक मोबाइल सी बेस्ड मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाएगा जो कि मिसाइल टेस्टिंग में एक तरीके से रेवोल्यूशन ला सकता है। क्योंकि इस तरीके के जो टेस्ट फैसिलिटी है वो कोई फिक्स टेस्ट फैसिलिटी नहीं होगा बल्कि एक तरीके का फ्लोटिंग टेस्ट फैसिलिटी होगा जो कि समुद्री क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी जाके मिसाइल टेस्ट को अंजाम दे सकता है और अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाता है तो सेफ्टी को लेके भी कोई इशू नहीं होगा। बेसिकली दोस्तों जमीन से जब मिसाइलों के टेस्टिंग किया जाता है तो उस तरीके से सेफ नहीं रहता है क्योंकि अंडर डेवलप मिसाइलों का परफॉर्मेंस किसी भी तरीके का हो सकता है और किसी भी समय कोई भी हादसा घट सकता है जिन कारणों के वजह से टेस्टिंग के दरमियान आसपास के गांव को खाली किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे मोबाइल टेस्ट लॉन्च फैसिलिटीज बन जाता है तो समुद्र के अंदर जाके ही मिसाइलों को टेस्ट किया जा सकेगा जिससे कि जमीन पे किसी भी जगह में मिसाइल गिरने का कोई डर नहीं रहेगा। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो मोबाइल टेस्ट फैसिलिटी है केवल मात्र सेफ्टी को ही एनहांस नहीं करेगा बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। मतलब टेस्ट के लिए इस टेस्ट फैसिलिटी को कहीं पे भी ले जाया जा सकेगा जो कि लैंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी के लिए ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता है और अगर पॉसिबल होता भी है तो संपूर्ण टेस्ट फैसिलिटी को दूसरे जगह में स्थानांतरित करने के लिए काफी लंबे समय और काफी खर्चा भी होता है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नया टेस्ट फैसिलिटी बनाने का ही जैसा होगा। जबकि दोस्तों इसके अलावा वेदर चैलेंज की वजह से भी जो टेस्ट में डिले होता है उससे भी निपटा जा सकेगा क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कई बार टेस्टिंग के दरमियान बारिश या फिर वेदर खराब होने के वजह से टेस्ट को रोकना पड़ता है। लेकिन इस तरीके के जो मोबाइल टेस्ट फैसिलिटी है खराब वेदर में वो अपने पोजीशन को बदल के अच्छे वेदर वाले जगह में जाके भी मिसाइल टेस्ट को अंजाम दे सकेगा जिससे कि वेदर ठीक होने तक के लिए लंबे इंतजार करना नहीं पड़ेगा बल्कि मिसाइल टेस्ट को तुरंत ही दूसरे जगह में सही वेदर वाले एरिया में किया जा सकेगा। जबकि दोस्तों इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट होगा वो है फास्टर टेस्टिंग साइकिल। आप लोगों को पता ही होगा कि जमीन में स्थित टेस्ट फैसिलिटी से मिसाइलों को टेस्ट करने पर फिर से मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी को प्रिपेयर करना होता है और उसके बाद मिसाइलों के नेचर को देखते हुए आसपास के क्षेत्र के सिक्योरिटी को भी एनहांस करना पड़ता है। लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज नहीं रहने के कारण एक तरीके से ये जो मोबाइल टेस्ट फैसिलिटी है यहाँ से और फास्टर रेट में मिसाइलों के टेस्ट को अंजाम दिया जा सकेगा। इवन वेदर कंडीशन के वजह से अगर ऐसे फैसिलिटी के टेस्टिंग के लिए इंतजार ना करना पड़े तो उससे टेस्टिंग को और एनहांस किया जा सकेगा। कुल मिला के दोस्तों DRDO जिस तरीके से हर साल कई संख्या में मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है उसे देखते हुए ही ये नया फैसिलिटी को तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से आबादी के ऊपर कोई भी रिस्क ना आए और मिसाइल टेस्टिंग में किसी भी तरीके से कोई डिले ना हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि DRDO के जो नया मोबाइल फैसिलिटी है ये किस तरीके से आने वाले समय में भारत के मिसाइलों के डेवलपमेंट को आसान करेगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।